हॉस्पिटल जाते हुए रह रह के मुझे उस हमलावर का ख्याल आ रहा था जिसकी जान मेरे हाथों गई थी। उसके बच्चे यतीम हो चुके होंगे, उसकी बीवी बेवा हो चुकी होगी, उसके ज़ईफ माँ बाप का अब कौन ख्याल रखेगा। मैंने खुद को ट्रेनिंग के दौरान सिखाए गए इन अल्फाजों से तसल्ली दी कि वाइल इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, अगर आपको किसी पे गोली चलानी पड़े तो अफसोस मत करना, क्योंकि आपने उनकी जान नहीं ली है, उनके चुने हुए गलत रास्ते ने उनकी जान ली है। और ये बात सच ही थी कि जुर्म के रास्ते पे चलने का अंजाम या तो जेल है या मौत। क्राइम नेवर पेज। अपनी सर्विस में पहले भी कई बार मैं इस तरह की मुठभेड़ों का हिस्सा रहा था। ऐसे 3 और मुजरिम मेरे हाथों पहले भी मारे गए थे, जिनकी बेजान लाशें अक्सर किसी पुराने जख्म की तरह मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। रह रह के मुझे कांस्टेबल इम्तियाज हक का भी ख्याल आ रहा था, जिस पे फायर करने से पहले इन हमलावरों ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था। हॉस्पिटल के अहाते में खून से लथपथ जीप खड़ी थी। कुछ ही फासले पे जर्दा खाता हुआ जीप का ड्राइवर मौजूद था। मुझे देखते ही उसने सैल्यूट किया। मैंने उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है हक साहब की? उसने कहा, ऑपरेशन चल रहा है, पिछले 8 घंटों में ये दूसरा ऑपरेशन है। बड़े डॉक्टर साहब आए हैं, देखते हैं। मैंने गहरी सांस ली और हम सब अंदर चले गए। कांस्टेबल इम्तियाज हक उम्र दराज था और अपने रिटायरमेंट के करीब था। जब हम ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो कांस्टेबल इम्तियाज हक की फैमिली वहां मौजूद थी। कुछ और उस खातून के मुंह से ना निकलता था सिवाय अल्लाह के। उसकी बेटी अपने दुपट्टे से अपनी तड़पती हुई मां के आंसू पोंछ रही थी और उसी दुपट्टे से अपनी मां को हवा भी दे रही थी। जब हम उसके सामने पहुंचे तो उसकी बेटी खड़ी हो गई और अचानक बाबा कह के फूट पड़ी। वो पूछना चाहती थी कि उसके बाबा को क्या हुआ है, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। मैंने उससे कहा, आपके बाबा जल्द ठीक हो जाएंगे, डिपार्टमेंट आपके साथ है। वैसे तो ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने भी हॉस्पिटल के स्टाफ से बात की थी, लेकिन एक ऑफिसर कभी अपनी कमांड में जख्मी हुए सिपाही के इलाज से मुतमईन नहीं होता। मैं भी मुतमईन नहीं था। मैंने कुछ कांस्टेबल्स की ड्यूटी वहां लगा दी। मैंने ड्राइवर को जीप के साथ वहीं रहने का कहा, क्योंकि अगर कांस्टेबल हक को अचानक किसी और हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ जाता तो जीप काम आ जाती। और सब इंस्पेक्टर आरके सिंह, जो ऑपरेशन थिएटर के पास ही मौजूद था, उसके साथ पुलिस स्टेशन आ गया। मैंने चौकी खर्च के लिए रखे पैसों में से आधे पैसे निकाले, कुछ पैसे अपनी तरफ से डाले और स्टेशन में मौजूद सभी ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स से कहा, कांस्टेबल हक जख्मी है, उनकी मदद करनी है। सभी ने थोड़े थोड़े पैसे दिए। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर आरके सिंह ने दबे लफ्जों में कहा, सर, जो पैसे आपने मुझे दिए थे वो भी मैंने कांस्टेबल हक की फैमिली के हवाले कर दिए हैं। आई सेड गुड। मैंने ये सारे पैसे अपने डेस्क के ड्रॉ में रख दिए। साल 1980 में अंडरवर्ल्ड के साथ आए दिन होने वाली मुठभेड़ों की वजह से पुलिस ऑफिसर्स पे इस तरह के हमले आम हो चुके थे। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स की मदद और भी कई वजूहात से महाराष्ट्र स्टेट पुलिस वेलफेयर फंड इसी साल की शुरुआती महीनों में बनाया गया था। मैं चाहता था कांस्टेबल हक को जल्द से जल्द इस फंड से रिलीफ मिले और मुझे आज हुई मुठभेड़ की FIR भी दर्ज करनी थी, इसलिए मैं इस सब की कागजी कार्रवाई में लग गया। मैंने आरके सिंह को कैबिन में बुला के पूछा, कितने राउंड फायर किए थे आपने? आरके सिंह ने बताया उसने 5 राउंड फायर किए हैं। उसने साथ ये भी बताया कि मुठभेड़ के दौरान साथ मौजूद कांस्टेबल सलीम ने भी 3 राउंड फायर किए थे। मेरी रिवॉल्वर से 6 राउंड फायर हुए थे और कांस्टेबल हक ने कितनी गोलियां चलाई ये तो वही बता सकता था। ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे FIR में दर्ज करनी थी और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट बाद में अलग से अटैच करनी थी। कुछ ही देर में मैंने स्टेट पुलिस वेलफेयर फंड की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और FIR की कार्बन पेपर से बनी कॉपी उन कागजात के साथ अटैच कर दी। 80 के उस दौर में अगर किसी पेपर की कॉपी बनानी होती तो कार्बन पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें अर्ज करता चलूं कि कार्बन पेपर एक तरह का नीला पेपर होता था जिसको 2 कागजों के बीच रखा जाता था, जिसके बाद ऊपर वाले कागज पे हम जो भी लिखते उसकी नकल बीच में रखे कार्बन पेपर की वजह से नीचे वाले कागज पे छप जाती थी। एक मजे की बात यह भी थी कि इसी कार्बन पेपर का इस्तेमाल करके स्मगलर्स सोना चांदी, लग्जरी घड़ियां और इंपोर्टेड ट्रांसिस्टर्स की स्मगलिंग भी करते थे। गर्ज ये कि मैंने सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और फाइनल दस्तखत करने के बाद अपने कैबिन से बाहर निकल गया। मैं असगर की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, तुझे जान से मारने की कोशिश कौन कर सकता है? उसने बुझे हुए लहजे में कहा,
पता नहीं साहब, कौन मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। मैंने उससे पूछा, मारवाड़ी क्यों नहीं कर सकता ये कोशिश? उसने फौरन जवाब दिया, नहीं साहब, लाला जी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है। आई सेड, लाला जी ने अगर वाकई में तुझे अपने बच्चे की तरह पाला होता तो तू उनका जुव्वे का अड्डा नहीं संभाल रहा होता। लाला जी ने बड़ी ही सफाई से शराफत का नकाब ओढ़ रखा है और अपने नाजायज काम करने के लिए तुझे पाल रखा है, भुगतने, डंडा खाने और गोली खाने के लिए। मेरी ये बातें असगर को अंदर से खोखला कर रही थीं। मैंने मजीद उससे कहा, खैर, मैं लाला जी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। जिन दोनों हमलावरों ने तुझ पे गोली चलाई, उनमें से एक की मेरी गोली से मौके पे ही मौत हो गई। उसके जेब से मुझे एक नंबर मिला है, तू जरूर इस नंबर को पहचानता होगा। मैंने उसे नंबर दिखाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने उससे कहा, हमलावरों की गाड़ी में से एक चेक भी बरामद हुआ है एंड मुमकिन है तेरी सुपारी इस चेक के जरिए ही दी गई होगी। उसे वो चेक दिखाते हुए मैंने पूछा, तू इस दस्तखत को तो जरूर पहचानता होगा? दस्तखत देख के असगर की हालत खाक हो गई। जो आंसू वो बड़ी मुश्किल से रोक रहा था, वो आंसू अब जारोक्तार बहने लगे। मैंने उससे कहा, तूने आज तक कितनों की जान ली है, कितनों की जिंदगी भर की मेहनत से कमाई जमीनों पे जबरन कब्जा किया। उनके आंसुओं का कभी सोचा है तूने? इतने में आरके सिंह मेरे पास आया और उसने कहा, सर, टेलीफोन करके हॉस्पिटल से पता करते हैं हक साहब की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, हाँ, और हमने चौकी से ही केईएम हॉस्पिटल टेलीफोन किया। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब कांस्टेबल हक आउट ऑफ डेंजर है। कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा चैन आया। मैंने कांस्टेबल हक से सुबह जाके मिलने का फैसला किया और आरके सिंह के साथ अपनी सरकारी इश्यू रॉयल एनफील्ड पे मारवाड़ी की दुकान की तरफ चला गया, जो यशवंत चौक के करीब मौजूद थी। इस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। दुकान बंद थी। मैंने आसपास के दुकानदारों से पता किया। उन्होंने बताया, लाला जी ने आज सुबह से ही अपनी दुकान नहीं खोली है। लाला जी कभी ऐसा नहीं करते। पता नहीं आज क्या हुआ है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मारवाड़ी फरार हो चुका होगा। मैं ये सारी कार्रवाई सिर्फ इसीलिए कर रहा था ताकि अगले दिन कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने मैं ये कह सकूं कि मारवाड़ी एब्सकॉन्डिंग है और मुझे उसके खिलाफ सर्च और अरेस्ट वारंट आसानी से मिल जाए। मैंने आसपास के दुकानदारों की कही बातों को कि मारवाड़ी ने सुबह से दुकान नहीं खोली है, स्टेटमेंट की तरह एक कागज पे दर्ज किया और उनके दस्तखत ले लिए। उसके बाद मैं आरके सिंह के साथ चौकी वापस आ गया। अपनी सर्विस के दौरान मैंने अपने सीनियर ऑफिसर से सीखा था कि किसी भी केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका अपने साथियों के साथ उस केस को डिस्कस करना होता है। लिहाजा मैंने सबके लिए चाय मंगवा दी और उनसे पूछा, लक्ष्मण रेड्डी का क्या सीन है? जवाब मिला, चार्जशीटर है सर। मैंने उसकी फाइल मंगवाई। फाइल में उसकी तस्वीर थी, जिसे देखकर मैंने पहचाना ये वही हमलावर था जो मेरी गोली से खाक हुआ था। ये सोच के मुझे बहुत अजीब लगा कि इस वक्त सिविल सर्जन उसकी लाश की चीर फाड़ कर रहा होगा। फाइल में लिखा था कि वो एक सुपारी किलर है और पहले भी एक मर्डर केस में जेल जा चुका था। मेरे साथियों ने बताया ये कुछ ही दिन पहले बेल पे छूटा था। उसके साथी के बारे में इस फाइल में कोई जिक्र नहीं था जिससे केस को आगे बढ़ाया जा सके। ये काफी मामूली इंफॉर्मेशन थी। गर्ज ये कि मैंने सबकी राय ली और सबसे जितनी इंफॉर्मेशन ले सकता था लेके उन कांस्टेबल्स को जिन्हें केईएम हॉस्पिटल में तैनात कांस्टेबल्स को रिप्लेस करने जाना था, उन्हें केईएम हॉस्पिटल जाने का और असगर के लिए कुछ खाने का मंगवाने के लिए कह के घर चला गया।